हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि क्यों चलती है पवन। कभी पूर्वा, कभी पुछवा, कभी शीत लहर और कभी लू जैसी गर्म पवन, और कभी हम मीठे मीठे गीत गा उठते हैं, पूर्वा सुहानी आई। ये पवनों के प्रकार, किस तरह से इनका नाम लिया जाता है, इनके बारे में आज हम विस्तार से जानना चाहते हैं। आज हम इसकी समीक्षा करते हैं। पवन को कैसे नापा जाता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, कितने प्रकार की पवनें होती हैं, इस समस्त पृथ्वी के ऊपर पवनें क्यों और कैसे चलती हैं, आज इन सब की चर्चा हम आपके साथ करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कि क्यों चलती है पवन। पवन इस पृथ्वी के ऊपर वायु दबाव का संतुलन बनाने के लिए चलती है पवन। यानी इस पृथ्वी पर हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि कहीं उच्च वायु दबाव की पेटियां हैं, कहीं न्यून वायु दबाव की पेटियां हैं, कहीं हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का ये जो अंतर है, इसको दूर करने के लिए चलती है पवन। और पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जैसे पानी ऊंचाई से, हाइट से नीचे की तरफ चलता है, पवन भी हमेशा उच्च वायु दबाव से न्यून वायु दबाव की ओर चलती है। फिर इस पवन के अलग अलग नाम कैसे हैं, तो पवन की उत्पत्ति जिस दिशा से होती है, उस दिशा के अनुसार उस पवन का हम नाम रख देते हैं। मान लीजिए पवन पूर्व दिशा से आ रही है तो उसका नाम पूर्वा हो जाता है, और जब पश्चिम दिशा से आ रही है तो उसका नाम पछुआ हो जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न हम जोड़ देते हैं उसके साथ। पवन की उत्पत्ति जिस दिशा में होती है, उदाहरण के लिए हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है दूर से, तो हम कहते हैं कि ये मुंबई से आया है, ये उड़ीसा से आया है, या ये लंदन से आया है। जहां से जो व्यक्ति आता है हम उसके स्थान का नाम जोड़ देते हैं। ऐसे ही पवन जिस स्थान पर उसकी उत्पत्ति होती है, जिस दिशा में उसकी उत्पत्ति होती है, उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है। पवन अपनी दिशा के अनुसार जानी जाती है। उसके बाद ये क्षैतिज पवनें हैं जो पृथ्वी की सतह के साथ साथ समानांतर चलती हैं। एक ऊर्ध्वाधर पवनें हैं, संवहनीय धाराओं के रूप में जब पवन भू सतह से वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल की तरफ चलती है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये संवहनीय धाराएं या ऊर्ध्वाधर पवन चल रही है। ये दोनों अलग नहीं है। क्षैतिज पवनें और ऊर्ध्वाधर पवनें दोनों आपस में एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। इन दोनों से मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल और जलमंडल दोनों का परिसंचरण चलता है, दोनों में गति चलती रहती है। हम इस के अलग अलग पवन हमारे जीवन में कई तरह के प्रभाव डालती है। सबसे पहला पवन का प्रभाव है कि ये किसी भी स्थान के मौसम और जलवायु को बदल देती है। शीत ऋतु में जब ठंडी पवन चलती है तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जब लू चलती है तापमान बढ़ जाता है। और वर्षा ऋतु के अंदर जब पूर्वा आती है, वर्षा लेकर आती है, तो हमारे लिए अधिक और खुशी की बात हो जाती है। पूर्वा सुहानी का अर्थ अभी हम आगे अपने इस लेक्चर में समझेंगे। यानी जैसी पवन चलती है वो उस स्थान के मौसम जलवायु को बदल देती है। दूसरा, हमारी इस पृथ्वी पर जलमंडल, हम सब पढ़ चुके हैं कि 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। जैसे ही पवन सागर की सतह पर घर्षण करती हुई चलती है, ये उस जल को भी दिशा प्रदान करती है। लहरें, तरंगें, धाराएं, ये सब इस पवन के घर्षण के कारण भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और सागरीय जल का परिसंचरण भी इससे प्रभावित होता है। उसके साथ साथ ये पवनें उच्च अक्षांशों तक
निम्न अक्षांशों से गर्मी लेकर जाती है। हम पढ़ चुके हैं, जब हमने सूर्य तप पढ़ा था, सूर्य तप का वितरण पढ़ा था कि 0 से 38 डिग्री अक्षांश तक सूर्य तप की मात्रा अधिक होती है और उससे ध्रुवों तक 38 डिग्री से ध्रुवों तक सूर्य तप की मात्रा कम होती है। इससे क्या होता है कि पवने उपोष्ण कटिबंध से निम्न अक्षांशों से हमारी ऊर्जा को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाती है। यानी ये वायुमंडल में वायु दबाव और तापमान दोनों का संतुलन करती हैं, इसलिए चलती है पवन। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो पवनों के चलने से प्रभावित है, वो है जल चक्र। हम सब इस जल चक्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल पर जल चक्र को परिसंचरण करने का काम हमारी पवन करती है। हमारी पवन इस जल चक्र को जोड़ती है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल जल चक्र के माध्यम से इन तीनों को जोड़ती है और इसका विस्तार से प्रभाव हम अपने अगले लेक्चर में आर्द्रता वाले भाग में पढ़ेंगे। आइए अब इस पवन को नापते कैसे हैं। पवन को नापने के लिए हम पवन वेग मापी यंत्र यूज करते हैं, एनीमोमीटर यूज करते हैं। आपने पुराने घरों में किसी घर की छत पर तीर लगा हुआ या मुर्गे नुमा आकृति बनी हुई देखी होगी जो पवन की दिशा बताते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। इसको हम एनीमोमीटर कहते हैं। हाफ बॉल्स, आधी आधी गेंद नुमा कटोरियों की आकृति बनी होती है, पवन के साथ साथ ये घूमती हैं और इसके नीचे एक मीटर लगा होता है जिसकी सहायता से हम पवन की गति जान सकते हैं। ये आपको जो पंख नुमा आकृति नजर आ रही है, ये पवन की दिशा बता रही है कि पवन किस दिशा से आ रही है। या ये मुर्गे नुमा आकृति, ये एक तीर नुमा आकृति इस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ जुड़ी हुई हमें बता रही है कि पवन किस दिशा से आ रही है, कैसी पवन चल रही है। और आजकल हमारे पास डिजिटल एनीमोमीटर, हम कहीं भी किसी स्थान पर इस डिजिटल एनीमोमीटर की सहायता से पवन की गति नाप सकते हैं, पवन की दिशा बता सकते हैं। ये आजकल पवन नापने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। पवन की गति को नापा किस प्रकार से जाता है, तो हम आपको यहाँ एक टर्म नई याद दिला रहे हैं कि पवन की गति को नॉट्स में नापा जाता है। ये एक नॉट 1 नॉटिकल माइल के बराबर होती है। अक्षांश और देशांतर में जब हम डिग्रीज मिनट नापते हैं तो एक अक्षांश का 1 मिनट की जो दूरी है उसको नापने के लिए हम ये नॉटिकल माइल प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे आम प्रयोग में आने वाला मील जो हम शब्द यूज करते हैं उसके 1.15 मील प्रति घंटे के बराबर होता है। या हम कहते हैं कि 0.51 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, या 1.851 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इस तरह से हम पवन की गति को नापते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय यूनिट और उसके साथ साथ मौसम मानचित्रों पर हम इसको नॉट से दिखाते हैं कि पवन की गति क्या है। और ये अलग अलग सिंबल्स हैं जो हमारे मौसम मानचित्रों पर दिखाए जाते हैं। या आप देख सकते हैं कि इसको किलोमीटर पर आवर में अगर हम बदल दें तो उसका क्या प्रभाव है, कब पवन शांत होती है, कब पवन की किस गति का क्या प्रभाव होता है, और जब तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तब पवन की क्या गति होती है। ये पूरे चार्ट से हम समझ सकते हैं कि पवन का प्रभाव, उसकी गति मानचित्र के ऊपर उसके अलग अलग सिंबल से हम ये जान सकते हैं कि पवन की गति क्या प्रभाव डालती है। ये सब हम पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि वो कारक जो पवन की दिशा को और गति को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है जो पवन की दिशा
और पवन की गति को प्रभावित करते हैं। तो मैं आपके सामने ये अलग अलग फैक्टर्स डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला जो हम फैक्टर कहते हैं उसको हम बोल रहे हैं, दिस वन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। हमारे वायु दबाव के बीच की दूरी, समदाब रेखाओं के बीच की दूरी, पिछले चैप्टर में हमने समदाब रेखाएं पढ़ी थी। ये समदाब रेखाओं का एक चित्र है, किस तरह से केंद्र में लो एयर प्रेशर है, इस तरफ समदाब रेखाओं की दूरी बहुत कम है और यहां समदाब रेखाएं दूर दूर है। अगर इस तरह की समदाब रेखाएं पास पास पाई जाएंगी, वायु दबाव का ग्रेडियंट अधिक होगा, पवनों की गति अधिक होगी। लेकिन इस तरफ अगर आप चलेंगे, वायु दबाव की ये समदाब रेखाएं दूर दूर हैं, तो ये ग्रेडियंट कमजोर है, प्रेशर ग्रेडियंट कम है, तो यहां पर पवनों की गति कम होगी, कम गति से पवनें चलेगी। दूसरा फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हमारी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह की भू आकृतियां पाई जाती हैं, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान और कहीं जलीय भाग। आप अभी जब पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि दक्षिण गोलार्ध में पवनों की गति अधिक होती है। समुद्री सतह पर जब पवनें चल रही हैं तो उनके मार्ग में कोई पर्वत, कोई पठार, कोई ऊंचे ऊंचे स्थान नहीं आते हैं, तो बिना अवरुद्ध हुए पवनें चलती हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, पवनों के सामने किस तरह की बाधाएं आती हैं, ये पवन की गति को प्रभावित करती है। देन वी हैव कोरियालिस बल। इसको हम बोलते हैं कि इस पृथ्वी की घूर्णन गति से पैदा हुआ, इस पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल इस पृथ्वी पर पाया जाता है। इसको हम पढ़ते हैं आगे, और ये हमारी पृथ्वी पर भी पवनों की दिशा और गति को प्रभावित करता है। और चौथा जो कारक है वो है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। हम समझते हैं कि हमारे पोल्स और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी भूमध्य रेखा पर बाहर निकली हुई है, जबकि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, यानी कि त्रिज्या में अंतर है। इससे भी हमारी इस पृथ्वी पर वायु दबाव की पेटियों पर और वायु दबाव की पेटियों से पवनों की गति पर, दिशा पर फर्क पड़ता है। ये चार अलग अलग फैक्टर्स हैं जो पवनों की गति और दिशा को प्रभावित करते हैं। आइए, ये दिशाएं हैं, चार अलग अलग दिशाएं हम हर बार पढ़ते हैं। न्यूज़ जब आप लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चार मुख्य दिशाएं हैं। इसी चार दिशाओं के हम अगर अलग अलग भाग करें तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, अलग अलग दिशाएं हैं। हम इसको आगे विभाजित कर सकते हैं और पवनों की दिशा, जिस दिशा से पवन आ रही है वहां से उसका नाम दे दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ये पवनों की दिशा से जुड़ी हुई बात है। आइए, अब हम आपके सामने पिछले चैप्टर में जब हमने वायु दबाव की पेटियां पढ़ी थी, उन पेटियों की बात करते हैं और बात करते हैं पवनों के चलने की और पवनों की दिशा पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी हम बात करते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में इनको विस्तार से पढ़ चुके हैं। आइए, हम कह रहे हैं कि पवनें हमेशा उच्च वायु दबाव से निम्न वायु दबाव की ओर चलती है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दबाव है, तो पवन को इस तरह से उच्च वायु दबाव से निम्न वायु दबाव की ओर, उच्च वायु दबाव से निम्न वायु दबाव की ओर चलना चाहिए। लेकिन अलग अलग कारणों से, कोरियालिस बल के कारण इस पृथ्वी पर इन पवनों की दिशा में अंतर आ जाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस तरह से घूम रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें राइट साइड में अपने दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। चलनी सीधी चाहिए, लेकिन इस घूर्णन गति के प्रभाव में इन पवनों की दिशा में अंतर आ जाता है। इसी तरह से इस उपोष्ण कटिबंध से इस उपध्रुवीय
न्यून केंद्र की तरफ, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ जाने के लिए पवन को इस तरह से जाना चाहिए। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड में और दक्षिण गोलार्ध में यही पवन जब चलेगी तो अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगी। यहां ये पवनें पछुआ हो जाएंगी और उपोष्ण कटिबंध में यही पवनें पूर्वा हो जाएंगी। इस पवनों के दिशा में परिवर्तन के क्या कारण हैं, हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। आइए, ये 3 अलग अलग लॉज हैं, 3 अलग अलग बातें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि पवन की दिशा, उच्च वायु दबाव, निम्न वायु दबाव कहाँ कैसे बदल जाता है। इन सब चीजों को हम इससे पढ़ते हैं। सबसे पहला है कोरियालिस बल। फ्रांस के कोरियालिस महोदय ने ये हमें नियम बताया कि इस पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण एक आभासी बल पैदा होता है जो पवनों और जलधाराओं की यानी गति में जो वस्तु है उसकी दिशा में परिवर्तन ला देता है। मूल कारण रोटेशन ऑफ द अर्थ। हम इसको अभी इस डायग्राम से समझते हैं। और दूसरा क्या बदलाव आता है, फेरल महोदय, अमेरिका के फेरल महोदय कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें इस कोरियालिस बल के प्रभाव में अपने दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। ये फेरल का नियम है जो जलधाराओं के ऊपर और पवनों के ऊपर लागू होता है। लेकिन ये तो समस्त पृथ्वी की बात है। हम कहीं भी कैसे भी ये जानना चाहें कि पवन आ रही है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर किधर है, तो बायज बेलेट महोदय ने अपना एक नियम दिया जिसको बायज बेलेट्स लॉ बोलते हैं कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा में कमर करके खड़े हो जाएं, जैसे मान लीजिए मेरी कमर की दिशा में पवन आ रही है, तो बायज बेलेट महोदय क्या कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में हाई प्रेशर होगा और लेफ्ट साइड में लो प्रेशर होगा। L फॉर लेफ्ट एंड L फॉर लो। और दक्षिण गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी राइट साइड में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी तो लेफ्ट साइड में साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी। अगर हम इन 3 बातों को समझ लेते हैं तो हम पवनों की दिशा को समझ लेते हैं कि कौन सी पवन किस दिशा से आ रही है और उसमें किस तरह का बदलाव हो रहा है। आइए, ये डायग्राम है जिससे हम समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर पृथ्वी की घूर्णन गति, अपकेंद्रीय बल और डिफ्लेक्शन, इन 3 चीजों को हम आपस में जोड़ दें पवनों के, तो आप देखिए सबसे पहले भूमध्य रेखा पर हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी गति होगी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे निकालते हैं, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ 2 पाई r करके उसको 24 घंटे से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सभी अक्षांशों पर एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले की मदद से, कोस थीटा की मदद से हम निकाल सकते हैं कि कैसे जो है इस पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय गति क्या होगी, हम निकाल सकते हैं। भूमध्य रेखा पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 डिग्री अक्षांश पर 1446 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 डिग्री अक्षांश पर 835 किलोमीटर प्रति आवर और ध्रुवों के ऊपर 0 हो जाती है। ठीक है। और जब आप इसका डिफ्लेक्शन फोर्स देते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये समझिए उतना ही भूमध्य रेखा पर अधिकतम है और ध्रुवों पर न्यूनतम है, लेकिन डिफ्लेक्शन फोर्स उल्टा है। भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा डिफ्लेक्शन फोर्स 0%, बहुत कम, जबकि ध्रुवों के ऊपर यह डिफ्लेक्शन फोर्स 100% है। पूरी की पूरी पवन ध्रुवों के चारों तरफ घूम जाएगी। ये हम पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव
यहां से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं और डिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि 30 डिग्री पर डिफ्लेक्शन 50%, 60 डिग्री पर डिफ्लेक्शन 86.7% और ध्रुवों के ऊपर 0 हो जाता है। आइए अब हम इस चित्र से दोनों चीजें आपस में जोड़ लेते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लो एयर प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, फिर टेम्परेट लो एंड देन पोलर हाई, इसी तरह से दक्षिण गोलार्ध में। और इसी के साथ साथ जो मैं आपको ऊर्ध्वाधर पवनों की बात कर रहा था, हमारे यहाँ ये ऊर्ध्वाधर पवनों की दिशा दिखाई है, जिसको अलग अलग जलवायु विज्ञान वेताओं के नाम पर हेडले सेल, फेरल सेल नाम दिया गया है और पोलर सेल नाम दिया गया है। इसके ऊपर चलने वाली पवनों की दिशा आपके सामने दिखाई गई है। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि इस पृथ्वी के ऊपर ये जो पवन है, यहां आप इस चित्र से और आसानी से समझ सकते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो ये अपने राइट साइड में मुड़ जाती है, इस तरह से ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाती है। उत्तर से दक्षिण आ रही थी, उत्तर पूर्व हो जाती, और ये दक्षिण गोलार्ध में अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। इसकी दिशा इस प्रकार की हो जाती है। ये सभी अक्षांशों के ऊपर इस उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती है। सभी बेल्ट्स के साथ हमारी ये वायु दबाव और पवनें जुड़ी हुई हैं। आइए इस पृथ्वी पर चलने वाली इन पवनों के बारे में पढ़ते हैं और इन पवनों के बारे में समझते हैं। उससे पहले ये ऊर्ध्वाधर जो हमारे यहाँ पवनें चलती हैं, देखिए 3 नाम मैंने आपके सामने बोले हैं, हेडले सेल, उसके बाद फेरल सेल और पोलर सेल। देखिए ये हमारी इस पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड हम शब्द यूज कर रहे हैं, और यहां पर हमने अक्षांश दिखाए हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर पवन जब ऊपर उठती है, ट्रोपोपास यहां शोभ सीमा की ऊंचाई तक जाकर ठंडी होकर नीचे उतरती है। एक गर्म पवन लाल तीर से और ठंडी पवन इस ब्लू एरो से दिखाई गई है, ये हेडले सेल कहलाती है। इसी तरह से उपोष्ण कटिबंध में उच्च वायु दबाव से ये पवन न्यून वायु दबाव की ओर चल रही है, दिस इज फेरल सेल, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और इसी तरह से फिर हमारे ध्रुवों की तरफ हाई प्रेशर, तो ये पोलर सेल बन रहा है। लेकिन ये ऊर्ध्वाधर पवनें और क्षैतिज पवनें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब हम मानसून पढ़ेंगे तब भी हम इस सेल्स का अलग अलग जिक्र करेंगे, इस अलग अलग हेडले सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर NITCZ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, उत्तरी अंतर उपोष्ण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र, जहां पर हमारी दोनों तरह की उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पवनें आपस में आकर मिलती हैं। इसको हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहते हैं। ये भी इस मानसून जब हम पढ़ेंगे तो इसका बार बार जिक्र करेंगे, इसका भी जिक्र आएगा, तब हम इसकी बात करेंगे।